नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रही है लीला कर्णपाल पयाल जी। नमस्कार, मैं लीला कर्णपाल पयाल उत्तराखंड देहरादून से एक कुमाऊनी भाषा की लोक गायिका हूँ। बेड़ुपाको भादो मासा, बेड़ुपाको भादो मासा, कफल पाको चेता, कफल पाको चेता, रंग भरी फागुण एगो, रंग भरी फागुण एगो, मैल जोला मैता, मैं जानू अभागी हो, होली खेलो ना भौजी दगाड़ा, मैं जानू अभागी हो, होली खेलो लो भौजी दगाड़ा। बेड़ुपाको भादो मासा, बेड़ुपाको भादो मासा, कफल पाको चेता, कफल पाको चेता, तेरे संग में होली खेलो लो, तेरे संग में होली खेलो लो, न जा सुआ मैं तो तू न जा भागी हो, होली खेलो ना त्यारा दगाड़ा, तू न जा भागी हो, होली खेलो ना त्यारा दगाड़ा, तू न जा भागी हो, होली खेलो ना त्यारा दगाड़ा। सरसों फूली प्योली फूली फूली गे बुरासा, सरसों फूली प्योली फूली फूली गे बुरासा, हुसुआ में न जा मैं लगो उदासा, हुसुआ में न जा मैं लगो उदासा, तू न जा सुआ हो, होली खेलो ला त्यारा दगाड़ा, तू न जा भागी हो, होली खेलो ला त्यारा दगाड़ा। नमस्कार जी, आपका परिचय दीजिएगा मुझे। मैं लीला कर्णपाल पयाल देहरादून प्रेम नगर से बोल रही हूँ, और पहाड़ से मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मेरा मायका है और चमोली गढ़वाल में मेरा ससुराल है। मैं अभी मैं देहरादून में रहती हूँ। और आप काम क्या करती हैं एक हाउसवाइफ होने के अलावा? मैं एक लोक गायिका हूँ। अपने कुमाऊँ का कल्चर जो है मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करती हूँ, और छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं आजकल क्या चल रहा है, अपने भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इस पर काफ़ी फोकस हो रहा है। तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को छोटी छोटी कक्षाएं लगा के उनको अपनी भाषा, बोली, वेशभूषा, इन चीज़ों को सिखाती हूँ, और काफ़ी कविताएं जो उनको अपनी भाषा में लिखना ये सिखाती हूँ। तो काफ़ी ऐसे ऐसे मैंने प्रोग्राम भी किए हैं, तो इसकी डिमांड भी होती जाती है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई जो है वो मेरी बीए तक किया मैंने। तो बस फिर उसके बाद मैंने 5 साल छोटे बच्चों को 3 स्कूल जो है मैंने अपने हाथ से चलाए हुए हैं। एक MDSS पब्लिक स्कूल, और दूसरा दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल, तीसरा ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पर है दोनों स्कूल? ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कुमाऊँ में है। कुमाऊँ में है। हाँ, ये 5 साल मैंने इसमें काम किया है। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, फिर मैं अपने ससुराल आई, तो वो फिर अब शादी के बाद तो सभी कुछ छूट जाना है। तो फिर अब यहाँ आई देहरादून आके मैं एक लोक गायिका के रूप पे काम करती हूँ, और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता है। जैसा कि आपने बताया कि आप लोक गायिका भी हैं, तो लोक गायन की तरफ आपको रुझान कैसे हुआ? ये वैसे मेरे को ये बचपन से पता नहीं क्या भगवान की महिमा होती कि बचपन से मेरे अंदर था ही कि मैं कुछ, जैसे रेडियो में मैं गाना सुनती थी, तो पिताजी जो है रेडियो लगा के बाहर पे बैठते थे, तो या कभी अपने शॉप पे बैठते थे दिन में, अपने क्या विविध भारती में क्या गाने आते थे, तो मुझे भी शौक था कि मैं भी
ऐसे ही कभी हमारी आवाज़ भी इस रेडियो में गूंजेगी। तो हमको ऐसा शौक था कि तो ऐसे ऐसे हम गाते रहे। तो हम मतलब ज़्यादा शौक उसी में था। बुजुर्गों के बीच में रहते थे, भाभीयों के बीच में रहते थे, तो गांव में बस बजाना, डांस करना, यही हमारा शौक था। तो आपने ऐसे रेडियो सुन के गाना बजाना शुरू किया? जी। तो अच्छा लगता था। वो धुन जो थी, अपनी भाषा की धुन जो थी, वो बहुत अच्छी। एक तो वो आपकी कौन सी भाषा में आप गाती थी उस समय? वो हम जो सुनती थी, जो हाँ, सुनती गाती थी? जैसे हिंदी भी सुनते थे हम, हिंदी गाने भी सुनते थे। और गढ़वाली उतना उस समय कल्चर उतना आगे नहीं था। और कुमाऊनी जैसे हमारे भट्ट जी के गाने आते थे गरुड़ ब्लॉक से, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। तो बहुत बड़ा अच्छा लगता था। वो देशभक्ति गीत गाते थे उसमें अपनी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में। तो हमको बड़ा मीठा उनका मतलब स्वर लगता था। तो बड़ा मतलब मन ही मन दुख होता था कि हम भी गाते थे करके। तो आज तो आप लोग गाती थी, कोई पहला गाना कौन सा था, कुछ याद गुनगुना के बताइए हमें। पहला गाना तो वैसे उस समय तो इतना डेवलप नहीं कर पाए हम, अपने आप को फोकस नहीं कर पाए। पर घर में गाते थे हम, जोड़ा चांचरी के बीच में ऐसे ही गाते थे, जैसे गुनगुनाते थे। वो एक जोड़ा था कि ओ गीता तेरा गाँठ पड़िया, ओ गीता तू कह जाना पड़ोला, ओ गीता तेरा गाँठ पड़िया, ओ गीता तू कह जाना पड़ोला, माडुआ रोटो सोना सागा, ओ गीता तू कह खाना पड़ोला, माडुआ रोटो सोना सागा, ओ गीता तू कह खाना पड़ोला। बहुत खूब। अगर जो हमारे दर्शक जो है जैसे हिंदी में जो जानना चाहते हैं, अभी जो आपने गाया, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हिंदी में अर्थ है ये है कि जैसे गीता किसी की बेटी है, वो अपनी बेटी से कहते कि तेरा गांठ पड़िया का मतलब है कि तूने जैसे अंचल पकड़ते हैं, जैसे अंचल पकड़ते पीछे से दूल्हा जो होता है आंचल पकड़ता ना, फेरे होते हैं तो आंचल पकड़ता है। तो उस समय गांठ बांधी जाती है, दोनों के बीच में एक संबंध बनाया जाता है, गांठ जो दोनों के आंचल में बांधी जाती है ऐसे करके। तो गांठ बांध दिया तूने अपने पति के साथ, गांठ बांध दी तूने, तो संबंध तुम्हारा जुड़ गया है, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। और वहाँ पर कैसी भी सब्जी बनेगी, एक हमारे उत्तराखंड में सिसोण हो कहते हैं, बिच्छू घास, सिसोण गर्म होता है बहुत और बहुत स्वादिष्ट और बहुत ताकतवर होता है। तो उसकी सब्जी बनाते थे पहले के लोग। तो तब कहते कि चाहे वहाँ सिसोण की सब्जी बनेगी और कोदे की रोटी बनेगी, तुझे खाना ही पड़ेगा, पर वो गीता तुझे जाना ही पड़ेगा, ऐसे करके जोड़ा था एक, तो उसको गाते थे हम। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा बताया। तो आपने जो ये लोक गायिका का जो काम है आपका, लोक गायन का, आपने इसकी कुछ ट्रेनिंग शिक्षा ली इसकी आपने कोई? नहीं, शिक्षा नहीं ली। इसकी शिक्षा वही ली जो हमारा गांव का ग्रुप था, जो माँ बापों का, जो मेरे पिताजी क्या थे पहले, भगवान की कृपा से मेरे पिताजी हुड़का बजाते थे। हुड़का बजाते थे। और उस समय इतना मीडिया का इतना डेवलप नहीं था, कोई ऐसा साधन नहीं था। तो पैदल लोग जाते थे, बड़े बड़े मतलब मेलों में जाते थे, दूर दूर जाते थे, रात रात जाते थे। तो बहुत अच्छा मतलब प्रोग्राम उनके बीच में होता था। तो मेरे पिताजी हुड़किया बोल भी गाते थे, और हुड़किया बोल गाते थे, राजुला मालूशाही का ये पूरी कहानी वहाँ पर बोलते थे। तो वहाँ पर मेरे पिताजी को इतना मतलब इतना अच्छा सम्मान वो लोग देते थे कि उनका जो आज सम्मानित किया हुआ हुड़का जो है वो आज भी मेरी माँ ने संभाल रखा है। हालांकि मेरे पिताजी 2004 में स्वर्गवासी हो गए हैं, और हम पैदा भी नहीं हुए थे, हम पैदा नहीं होते तब मेरे पिताजी को ये हुड़का इनाम में मिला था। आज भी मेरी माँ, मैं कहती हूँ कि माँ मुझे दे दे, ये हुड़का मुझे दे दे, मुझे अपने पिताजी का जो है निशानी मुझे चाहिए कि याद करूँगी। तो कहती नहीं, ये मैंने उनकी निशानी जो है अपने लिए रखी है, और अभी भी उसने संभाल के रखी है। तो ऐसे करके वो हमको वहीं से शिक्षा मिली, और वहीं से बस उन्हीं की आशीर्वाद और भगवान की कृपा से बस हमारा भी मन बन गया कि हम भी कुछ गुनगुना लें। तो आप अपने गुरु किसको मानेंगे? जी, गुरु किसको मानेंगे? गुरु जिससे कहते हैं हर शिष्य का गुरु होता है, गुरु से आप किसको गुरु मानते हैं? हम अपने जैसे हमारे गुरु जो हैं, हम अपनी माँ को गुरु मानते हैं।
माँ को गुरु मानते हैं। माँ ने हमको इतना मौका दिया कि मतलब कहीं पर जैसे हमारा समाज बैठ जाता था, वहाँ पर हम अपने धुन में रम जाते थे, तो माँ हमको डिस्टर्ब नहीं करती थी, कहती थी आगे बढ़ो, मेहनत करो, जो भी नहीं आएगा, जो जैसे न्योली हमारे गाँव में गाई जाती है, छवेली गाई जाती है, तो वो न्योली हमको बताती थी ऐसे गाया जाता है, इसको तुम्हारे पिताजी ऐसे गाते थे, तुम भी ऐसे गाया करो, और मतलब इस गाने को इस तरीके से गाया करो। तो वो हम अपनी माँ को ही अपना गुरु मानेंगे। आपके माता जी का शुभ नाम बताइएगा। माता जी का नाम मेरा पार्वती देवी है। और कोई घर में ये काम करता है गाने का आपके? गाने का काम मेरी दीदी जो है, दीदी उस समय, बस वही कहूँगी कि उस समय उतना वो नहीं था। मैं सबसे छोटी बेटी हूँ, तो मेरे भाई बहन बहुत मतलब हैं या बड़े हैं, तो उस समय उतना डेवलप नहीं था। तो मेरी दीदी जो थी वो बहुत अच्छा गाती थी। उसकी आवाज़ जो है पूरी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी जो हमारे कुमाऊँ के गायकार हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, तो उनकी आवाज़ और मेरी दीदी की आवाज़ पूरी वही आवाज़ है। तो वो गाती थी, वो जैसे रुपाई में हुड़किया बोल गाती थी, मतलब अभी तक गाती है वो, पर आगे नहीं आ पाई कभी भी, और गाती है अपने गांव पड़ोस में गाती है। लीला जी, आपने जो ये लोक गायकी के बारे में बताया, आपने अपने गुरु के बारे में बताया जी। तो आपने इसको अपना प्रोफेशन बनाने में कब सोचा? ये मैंने जैसे सोच लिया था मैंने, जैसे जब मैं स्कूल पढ़ाती थी बच्चों को, उस समय में हमारे स्कूल में फंक्शन होते थे, तो उसी समय कुछ टीचर लोगों ने एक सीडी भी निकाली थी कि देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसी सीडी आती है। तो उस समय कुछ वहाँ पर ऐसा साधन नहीं था कि हमारी वीडियो कुछ अच्छी तरह बन जाए, तो वो थोड़ा मतलब उतना अच्छा नहीं आया। फिर धीरे धीरे करके कुछ व्यवधान मेरे घर में उत्पन्न हुआ, कुछ समाज में ऐसे करके मैं थोड़ा माहौल नहीं बना, तो वहाँ से ये थोड़ा रुक गया। फिर ससुराल आई, तो ससुराल में शादी, फिर बच्चे, फिर थोड़ा सा ससुराल का माहौल, फिर थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो वहीं पर मेरा मन बन गया था कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करके बच्चे थोड़ा बड़े हुए, फिर हम देहरादून आए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ये काम आप करो, धीरे धीरे शुरू करो। तो फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन मेरे कहते ना कि मन में सोच अच्छी हो तो भगवान भी सुनता है। तो मैंने ऐसे ही हमने पेपर लगाया था, पेपर में एक दिन पेपर पढ़ रही थी मैं ऐसे, तो तब तक उसमें न्यूज आई थी कि आकाशवाणी में फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एकदम फिर क्या था कि बस जो चाहा वो मिल गया। फिर सीधे फॉर्म भरा। फिर जैसे वहाँ पर ऑडिशन होने वाले थे कि ये अब फरवरी में ऑडिशन होने, फरवरी मार्च में, तो एकदम फिर वही ब्रेक, क्योंकि कहते समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। तो जैसे ही अब ऑडिशन होते तब तक कोरोना आ गया। कोरोना से ने फिर रोक दिया। तो कोरोना ने रोका, फिर इतना टाइम कोरोना चला। फिर जैसे कोरोना थोड़ा मतलब अपने उसमें आया, थोड़ा हो गया, तो फिर उसके बाद फिर ये आगे हुई प्रोग्रेस। फिर हमने ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद फिर वहाँ निकले। फिर हम काफ़ी ये संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, अपने पूर्वांचल की संस्थाओं में, देहरादून में काफ़ी प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें उन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो वहाँ अपने यहाँ संस्था में प्रोग्राम होने लग गए, फिर जगह जगह प्रोग्राम होने लग गए। फिर सब ने बोला आप अच्छी, मतलब एक अच्छी आवाज़ है आपकी, आप कर सकते हैं ये काम, करिए, आगे बढ़िए आप। तो फिर मैंने बस पिछले साल से थोड़ा सा एक गाना निकालने की कोशिश करी। फिर माँ नंदा भगवती पर मैंने एक गाना, मुझे जरा बताइएगा थोड़ा सा। नंदा देवी का जो पहला मैंने गाना निकाला, वो मैंने अपने, जैसे मेरे ससुराल में नंदा देवी राजाद होती है, वो पूरे जो एशिया महाद्वीप की जो यात्रा है, सबसे बड़ी यात्रा है। तो उस पर एक मैंने अब खुद ही, मतलब मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पूरे पड़ाव होते हैं नंदा देवी के, उन पर लिखा मैंने वो गाना, उन पर लिखा और तब गाया। तो वो थोड़ा इस प्रकार है, 2 शब्द मैं आपके सामने बोलूँगी। ओ नंदा भगवती नंदा तू आई जाए अभादो माँ, ओ नंदा भगवती नंदा तू आई जाए अभादो माँ, तेरी जाता ले जोल नंदा तू आई जाए अभादो माँ,
तेरी जाता ले जोल नंदा तू आई जाए भादो माँ, ओ नंदा भगवती नंदा तू आई जाए भादो माँ। कासुआ कुंवारे हला नोटिक नोट्याला, बरकोटी बामूड़ हला सेम कसमाला, बगोली काला टुनंदा तुली बे आया साथ माँ, बगोली काला टुनंदा तुली बे आया साथ माँ, ओ नंदा भगवती नंदा तू आई जाए भादो माँ। इस प्रकार का मेरा गाना रहा पहला। बहुत खूब, बहुत ही खूब। आपने बताया आकाशवाणी के बारे में यहाँ पर, तो वहाँ आपका पहला कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये पिछले साल, डेट तो मुझे याद नहीं है, डेट याद नहीं है। पहले जो भेंट वार्ता मेरी हुई थी, जी। सुन्नी ध्यानी जी हैं वहाँ पर, तो उनके साथ भेंट वार्ता हुई थी। उस पर मेरा आकाशवाणी में भेंट वार्ता के रूप में आया था एक प्रोग्राम। फिर उसके बाद 1 जून को हुआ था, कंफर्म याद नहीं आ रहा मेरे को, सॉरी। तो उस समय हो ही गया, एक साल हो गया, 1 साल हो ही गया, तो होने वाला है 1 साल मतलब। तो कब आता है अभी आपका रेगुलर गाती है, कभी कभी गाती है बीच में फ्रीलांसर? जैसे 3 महीने में एक बार रिकॉर्डिंग होती है जी। 3-4 गानों की रिकॉर्डिंग होती है। तो बस क्योंकि कलाकार, काफ़ी लोग कलाकार हैं, और फिर हमारे उत्तराखंड में जो है कई भाषाओं का संगम है, तो सबको मौका दिया जाता है। होना भी चाहिए कि मतलब सबको मौके मिलते हैं, और हमको सीरियल वाइज बुलाया जाता है। तो तब ऐसे प्रोग्राम होते हैं, फिर रिकॉर्ड होता है, फिर वहीं से नेचुरल जो आवाज़ होती है वो रेडियो में आता है। उसके दूसरे दिन या मतलब 1 हफ्ते बाद उसका प्रसारण होता है। आप जो गा रही थी पहले, बचपन में गाती थी जी। उसके बाद कुछ फंक्शन वगैरह में गाया आपने, स्थानीय अपने गांव के लेवल पर, उसके बाद आकाशवाणी में गाया। जी जी जी। उसमें और इसमें क्या अंतर है गाने में? उसमें क्या है, उसमें तो अपना जैसे ग्रुप होता है, पहाड़ में जो अपना ग्रुप होता है, बिंदास होके आदमी गा लेता है, कुछ भी गा लेता है। कोई हमारे यहाँ नौटंकियाँ ज़्यादा चलती है, मतलब अपने जो कल्चर के अंदर जो चीज़ आती है वो नौटंकी, जैसे स्वांग कहा जाता है उसको। वो चीज़ जैसे शादियाँ होती हैं उसमें बिंदास होके गाता है। शादी जैसे रतेली बोलते हैं, रतेली में गाता है। और फिर इसमें क्या है, इसमें फिक्स होते हैं कि मतलब बस आपने गाने फिक्स गाने हैं, बस गाने ही गाने हैं, सिंपल से गाने गाने हैं, बस हो गए। और वहाँ क्या है, वहाँ खुला दिल बिंदास होके गाता है, यहाँ पर थोड़ा सा यही है। तो क्या कभी रिटेक भी होता है कि एक चीज को दोबारा गाओ तिबारा गाओ? होता है, जहाँ तक रेडियो में होता है, होता स्टेज पर तो लाइव होता है, जहाँ तक मुझे मालूम हो। वहाँ तो खुद ही सुधार करने का कुछ होता है। हाँ। यहाँ थोड़ा सुधार करते हैं, आगे से म्यूजिशियन जो होते हैं और जो उसको म्यूजिक वाले सर होते हैं वो उसको सुधार करते हैं। और बाकी 2-3 बार रियाज करो बोल देते हैं आने से पहले, और फिर कुछ गलतियाँ वहाँ पर होती है, इसको एक बार पूरा उसको पहले सुनाओ, रब सुनाओ, उसके बाद फिर उसको फिर जैसा आपने बताया कि आप पहले गांव में गाती थी, उसके बाद आकाशवाणी गाने लगी, इन दोनों में गाने में अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है ना, जैसे गांव में हम अपने ग्रुप में जो है गांव वाले पूरे बिंदास होके नौटंकी कुछ भी कर ली, कुछ भी मतलब ऐसे गा लिया। और यहाँ क्या होता है, यहाँ फिक्स होता है। यहाँ रिकॉर्डिंग रूम में गए और 4-6 गाने जितने हैं वो बना के, जो बनाया नहीं मतलब जो अपने लोकगीत होते हैं उनको वहाँ पे गाना होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पर थोड़ा रियाज किया जाता है और उनके हिसाब से, टाइम के हिसाब से गाया जाता है। और गाँव में क्या होता है, बिंदास होके कब तुम गा लो और खुश रहो, मस्त रहो, सॉन्ग कर लो, कुछ भी कर लो, ये अंतर है। रेडियो पर तो रिटेक भी हो जाता हो, दोबारा गाओ तिबारा गाओ। हाँ। और यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि ये प्रसारण पूरा इंडिया से बाहर जाता है। और गांव में क्या है, वो मतलब अपना ही ग्रुप जो होता है वो एंजॉय करता है, तो बिंदास होके कुछ भी गा लिया वहाँ पर। तो सच पूछो तो आपको दोनों में जाने में ज्यादा मजा किस में आता है गाने में? ऐसे मज़ा गांव में आता है। लाइव गांव में आता है, वहाँ पर पूरा जो प्योरिटी होती है वो आ जाती है। और यहाँ पर जो मतलब फिक्स जो होता है वो इतना ही करना है, यही करना है, बस वो यहीं तक सीमित रह जाता है। एक बंधन हो जाता है, यहाँ बंधन हो जाता है। और गांव में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो अपना कल्चर दिखाना, कुछ भी आप कैसे भी इंजॉय कर लो।
बताते हैं कि आप लिखते भी हैं, हाँ तो जी, ये कला कहाँ से आप में आ गई अचानक से? ये भी पता नहीं, ये भी पहले से ही मेरे अंदर कुछ ऐसे अनुभव होते थे, कुछ शब्द अपने अंदर से आते थे, तो मैं सोचती थी कि मैं थोड़ा लिखूं। तो फिर अपनी भाषा पर ही मैं किस्से कहानियां सुना करती थी अपने माँ लोगों से, तो वही किस्से जो हैं थोड़ा मेरी लेखनी में आ गए हैं, तो फिर लिख लेती हूँ थोड़ा। तो वो कुमाऊनी में लिखते थे आप? कुमाऊनी में लिखती हूँ। अच्छा, और कुमाऊनी के अलावा और कौन सी भाषा स्थानीय, जैसे गढ़वाली है और भी कोई भाषा, और उसमें भी आपने किया काम गायन में? उसमें क्या है, मैं उसमें गाना गा लेती हूँ, और गाना गा लेती हूँ, वो बोली बोल लेती हूँ, और वहाँ के कल्चर को अपना लेती हूँ, और ज़्यादा बस उतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने। फिर वहाँ से सीधे देहरादून आ गई, तो अपनी यहाँ भी अपनी भाषा को दोहराने लग गई, तो फिर वो गढ़वाली अच्छा, एक चीज और जाननी है आप, जैसे आपने कहा कि ये कुमाऊनी में आप गाती हैं, इसके अलावा कुछ और भी गाती है? गाती तो वैसे जैसे भजन हो गया, या ये हाँ, सब? भजन गाती हूँ, और क्या बोलते हैं, गढ़वाली, जैसे गढ़वाली गाती हूँ, हिंदी गाने भी गुनगुना लेती हूँ। ऐसे तो विशेष कुछ नहीं है, बस पूरा फोकस जो है कि अपने कुमाऊनी पर ही है। गाने को हिंदी गाती हूँ, और गढ़वाली और ये भजन वगैरह गा लेती हूँ। भजन, और जैसे जगराता वगैरह में भी गाना करती हो, गायन? हाँ, जैसे जगराता भी भजन गाती हूँ, और उसमें भी गई हूँ मैं, जैसे बड़े स्टेज प्रोग्राम होते हैं जगराता के जी। तो अपने गढ़वाली जो है, उत्तराखंडी भाषा जो है, उस पर भी भजन गाती हूँ। तो ऐसे गाती रहती हूँ, बचपन से ही गाती हूँ। तो आपने लिखने के कहाँ से आ गया आपको, ये गाते गाते दो काम एक साथ? ये है ना, जैसे मैं, मेरे दिमाग में आता रहता है, तो उसी से अपनी धुन बनती है, उसी शब्दों से अपनी धुन बनती हूँ। जो शब्द मेरी धुन में बैठ गए उसी को गा लेती हूँ, और पहले उसको लिखती हूँ, सिस्टम से लिखती हूँ, और फिर उसको कहीं पर दो लोगों के बीच में गाती हूँ। फिर वो अपने आप ही सामने वाले को अच्छा लगता है, तो फिर वो आगे लोग कहते हैं कि गाओ बहुत अच्छा लग रहा, गाओ अच्छा लग रहा, तो फिर उसको फिर आगे गाती हूँ। तो ऐसे ही आजकल जो टाइम रहा, जो वेस्टर्न कल्चर है जी, बहुत फास्ट म्यूजिक का, जी जी जी, उसके बीच में आपका अपना स्थानीय गाना गाया आपने, आपकी वेशभूषा भी कुछ उसी तरह की जो स्थानीय गांव की होती है, कुमाऊनी या कुमाऊं प्रदेश की, जी जी, आपने इसको प्रोफेशन बनाया, बहुत ये हिम्मत की बात है। और इसके पीछे किसका हाथ है सबसे बड़ा आपको इसको बढ़ावा देने में? हाँ, ये मेरे हस्बैंड ने बोला मेरे को कि आपको शौक था, पहले से हमने सोचा था, तो देखो कर लो इसको, थोड़ा कोशिश कर लो। और मेरी भी शौक रही, मैंने भी ब्रेक नहीं लिया, फिर मैंने कहा करते रहो करते रहो करते रहो। फिर इन्हें भी सपोर्ट किया, तो ये काम, पहला कदम जो है वो काफ़ी सक्सेस हुआ, आशीर्वाद मिली, सबकी कृपा भी रही भगवान की। तो सोचती हूँ कि आगे अगर और कृपा रही भगवान की तो और करूँगी, और बाकी इच्छा भगवान की है। क्या शुभ नाम है इनका? जी, इनका श्री ललित मोहन पयाल जी। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे हैं। लड़का लड़की तीनों? एक? मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा, और 1 बेटा है। पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, अभी बड़ी बेटी 12वीं कक्षा में गई है, छोटा बीच का लड़का जो 10th में गया है, 10वीं क्लास में गया, और छोटी बेटी वो 8वीं में गई है। बहुत मेहनत काम कर रही हैं आप। बस थोड़ा सा शौक से ही होता है, जब अंदर से आदमी की शौक होती है ना, वो कुछ नहीं देखता है, कि वो अपने आप ही होता रहता है। वो अगले को मेहनत लगती है, हमको शौक लगती है कि हमारी शौक पूरी हो रही है, बस हमको एंजॉय करना है, हम उसी में बस एंजॉय में ही रहते हैं, तो वो फिर ठीक ही हो जाता है। आपकी जो नेचुरल भाषा है बोलने की, कोई बनावटीपन नहीं है, शायद ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पता नहीं है, वो भगवान जाने, सामने वाले को कैसा फीलिंग होता है, वो तो वही जाने। और हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, अंदर बाहर सब जगह। इच्छा क्या है, किस क्षेत्र में आपकी क्या इच्छा आगे जाकर के? मेरी इच्छा ये है कि बस ऐसे ही मैं जब तक मतलब जो भी है भगवान की इच्छा, जब तक हम हैं जिंदा, तो हम अपने इस कल्चर को आगे बढ़ाएं, और सारे हमारे जो गांव के लोग हैं, हमारे जो गांव के लोग बाहर बसे हुए हैं, तो ये चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, चाहे वो देसी
कोई भी हो, किसी चाहे हिमाचली हो, जौनसारी हो, कोई भी हो, वो अपने वेशभूषा में आए, अपने भाषा में आए, अपने त्योहारों को 12 मास के बार त्योहार मनाएं, सिस्टम शिष्टाचार से मनाएं, और ताकि आने वाली पीढ़ी कल को ये ना बोले मम्मी ये अंदर टोकरी में घास क्यों बो रहे हो, क्योंकि घास तो मैदान में होती है, तो मम्मी अंदर ये टोकरी में अंदर घास क्यों बो रहे हो। क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे नहीं कि हरेला जो त्योहार होता है बेटा वो अंदर बोया जाता है, वो जो सावन के महीने में हरेला जो हमारा त्योहार होता है वो उसको हम मतलब पूरे अनाज जो होते हैं उसको हम अंदर एक टोकरी में मंदिर में बोते हैं, और उसका बड़ा सिस्टम होता है उसको बोने का। तो वो हम जानते हैं, वो हमारी माता पिता ने हमको बता रखा है। और कल को वो बच्चे जिन बच्चों को हम ये नहीं दिखाएंगे, घर में हरेला बो के नहीं दिखाएंगे, वो बच्चे तो यही पूछेंगे ना कि तुम मतलब ये मम्मी ये बाहर की घास अंदर क्यों बो रहे हो, ये यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि होना ही है, जिस बच्चे ने देखा ही नहीं है तो वो तो ये पूछेगा ही पूछेगा। तो ये मतलब ये सिस्टम चलता रहे, ये हम अपने बच्चों को दिखाते रहें, तब जाके कोई चीज़ आगे बचेगी। और यही हम चाहते हैं कि मतलब ये हमारा जो किसी का भी है, गढ़वाली कुमाऊनी जो भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है अपने अपने मतलब संस्कृति को आगे बढ़ावा दो और अपनी भाषा को मत भूलो। क्योंकि ये मेरी भाषा, हमारी भाषा जो है वो बाहर कल को मैं कह रही हूँ, आप सुन रहे हो, मेरी भाषा जो है वो कल को आने वाली पीढ़ी जो है हमारी भाषा के सपोर्ट से हमारा बच्चा कहीं पर हार नहीं खाएगा। बाहर जाके उसका एक शब्द जो है अपनी भाषा का उसको काफ़ी सपोर्ट करेगा।